सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, कुंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 1 संसाधन एवं विकास पढ़ेंगे। लेसन प्लान के तहत आज हमारे अध्यापन बिंदु इस प्रकार है। पहला, मनुष्य के साथ प्राकृतिक संपदा के साथ रिश्ता, मनुष्य का प्राकृतिक संपदा के साथ रिश्ता। दूसरा, संसाधन किसका। तीसरा, पर्यावरण विज्ञान की नजर। चौथा, अपशिष्ट किसे कहते हैं। पांचवा, प्राकृतिक संसाधन, जिसके अंतर्गत नवीकरणीय संसाधन एवं अनवीकरणीय संसाधन। छठवा, संसाधन और विकास। सातवां, संसाधन प्रबंधन। और आठवां, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। तो बच्चों, हम आज इन विषयों पर, इन अध्यापन बिंदुओं पर लेसन में अध्ययन करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन, अध्याय 1 संसाधन एवं विकास। बच्चों, ये जो हमारा आज का टाइटल है संसाधन एवं विकास, ये दोनों टाइटल से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न आता है संसाधन किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न आता है विकास का क्या अर्थ है। तो ये दोनों ही शब्द परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि संसाधन के अंतर्गत वे समस्त वस्तुएं आती है जिसका हम उपयोग करते हैं, चाहे वो जैविक हो या अजैविक। हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं वो हमारे लिए संसाधन कहलाते हैं। इस प्रकृति में जो भी चीजें हैं उपलब्ध है, हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वो संपदा है। अगर हमने उसका उपयोग किया तो वही चीज संपदा से संसाधन बन जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति में जो भी चीजें हैं वो प्राकृतिक साधन है। जब हम उसका उपयोग करते हैं तो वो संसाधन बन जाता है। अब दूसरा देखते हैं हम कि विकास क्या चीज है। तो विकास, सामान्य अर्थ में हम विकास को प्रगति से मानते हैं, उन्नति से मानते हैं, बेहतर जीवन स्तर से मानते हैं। उसी प्रकार से हम अच्छे स्वास्थ्य को विकास मानते हैं, उचित परिवहन सुविधा, साथ ही साथ बेहतर रोजगार, इन सारे चीजों को हम विकास का मापदंड मानते हैं। अच्छी शिक्षा, ये सारी जो सुविधाएं लोगों को मिलती है तब हम उसको विकास कहते हैं। परीक्षा में कई बार आता है कि विकास का आधार क्या है, तो आपको बताना है कि विकास का आधार आय है। तो अब हम बच्चों आज का जो हमारा अध्यापन बिंदु का जो प्रथम है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, प्राकृतिक संपदा के साथ रिश्ता। तो प्राकृतिक संपदा, इस प्रकृति में जो भी चीजें हैं, चाहे वो जैविक हो अजैविक हो, वो सारी चीजें प्राकृतिक संपदा के अंतर्गत आती है। और मनुष्य का इसके साथ घनिष्ठ संबंध है। प्रकृति की सारी चीजों का वो उपभोग करता है। मनुष्य प्राकृतिक दुनिया का एक अभिन्न अंग है। वो अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक इस प्रकृति से जुड़े रहता है, इस पर्यावरण से जुड़े रहता है। देखिए, इस प्रकृति में हवा का संबंध बादल से होता है, बादल का संबंध धरती से होता है, धरती का संबंध जीवन से होता है, जीवन का संबंध मानव से होता है, मानव का संबंध दिल से होता है, दिल का संबंध दूसरे दिल से होता है, दोनों का संबंध प्रेम से होता है, प्रेम का संबंध विवाह से होता है, विवाह का संबंध 7 फेरों के हवन कुंड में बंधकर चिता में जाकर समाप्त होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मनुष्य जो है प्राकृतिक दुनिया का एक अभिन्न अंग है। वो इसी धरती पर जन्म लेता है और इसी धरती पर उसकी मृत्यु होती है। इस प्रकार से प्राकृतिक दुनिया में हम देखते हैं कि मनुष्य इस प्रकृति का एक अभिन्न अंग है। और अन्य जीवों की तरह प्रकृति के द्वारा जो भी चीजें उसे दी गई है, जैसे हवा, पानी, फल, फूल तथा अन्य जीव, इन सारी चीजों का उपयोग करता है। लेकिन मनुष्य अन्य जीवों से इस मायने में अलग है क्योंकि वह प्रकृति को सोच समझकर अपनी जरूरत के अनुसार बदलता भी रहा है। वह प्रकृति से प्राप्त चीजों का उपयोग करके अपने जीवन के लिए, अपने लिए औजार बनाता है।
और औजार को अन्य प्राकृतिक चीजों पर प्राप्त करके प्रयोग करने पर अपनी पसंद की चीजों का निर्माण व उत्पादन करता है। इस उत्पादन कार्य में वह प्रकृति की जिन जिन चीजों का उपयोग करता है उन्हें हम संसाधन कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल में, जब हम पुराने समय में देखते हैं तो मनुष्य जो है पत्थरों को तोड़कर एक निश्चित आकृति देता था और उन्हें औजार के रूप में उपयोग करता था। पत्थर के औजारों की मदद से वह शिकार करता था, जमीन खोदकर कंद मूल इकट्ठा करता था, टोकरी और खाल के कपड़े बनाता था। यानी तब पत्थर जो है, बांस, जानवर आदि जो है वो प्राकृतिक संसाधन बने। तो समय के साथ मनुष्य के उत्पादन के जो कार्य थे उसमें भी उसका दायरा बढ़ता गया और एक समय वह खेती और पशुपालन करने लगा, अर्थात निर्जीव वस्तुओं के साथ साथ पेड़ पौधे, जानवर आदि सभी जो है सजीवों को भी बदलने लगा। उसने औजारों की मदद से पेड़ों को काटकर जमीन को समतल बनाया, उसमें चयनित बीजों को बोया, बीज से पौधे बड़े हुए और उनमें फल फूल आए जो आगे चलकर अनाज में बदले। अब इन पके हुए जो फल थे उसको काटकर सुरक्षित रखने के लिए स्थायी घर और बस्तियां बनाकर रहने लगे। खेती और पशुपालन के शुरुआती दौर को हम नवपाषाण क्रांति कहते हैं। इसके साथ ही मनुष्य जो है नई नई तकनीकों पर महारत हासिल किया और तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण बड़े पैमाने पर होने लगा। जैसे मिट्टी को पका करके बर्तन बनाया, रेशों से कपड़ा बुनना सीखा, तांबा, कांसा, लोहा आदि धातुओं से तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण करना है। अब हम देखेंगे कि संसाधन किसका। तो जैसे जैसे संसाधनों का महत्व बढ़ता गया, अब उन पर नियंत्रण किसका हो, उनका उपयोग कैसे हो और किसकी भलाई के लिए उसका उपयोग करना चाहिए, इन सवालों का जवाब विभिन्न समाज ने अलग अलग तरीकों से निकाला। कई समाजों में संसाधनों पर अधिकार पूरे समाज के पास संयुक्त रूप से हो और उनके उचित उपयोग के लिए सामुदायिक नियम और कानून बनाए जाए। जमीन, जंगल, पानी के स्रोत पूरे समाज की साझी संपत्ति मानी गई। अक्सर समाज अपनी प्राकृतिक संसाधन को केवल भोग की वस्तु न मानकर उन्हें देवी देवताओं का दर्जा दिया गया और मानने लगे कि जमीन, पेड़, नदी, समुद्र, जानवर, चट्टान आदि देवी देवता हैं जो हमें आजीविका देते हैं। इस कारण समाज का कोई भी सदस्य संसाधनों का अनुचित उपयोग नहीं कर सका और उन सबकी पहुंच भी जो है, सारे संसाधन उनको आसानी से उपलब्ध होते रहे। कुछ समाजों में संसाधन जो है सामूहिक नियंत्रण में न होकर कुछ व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित हो गया। इनमें कुछ भूस्वामियों का जमीन पर स्वामित्व बना और वे सामान्य लोगों से उन पर काम करवाकर जमीन का लाभ उठाते रहे। कुछ समाजों में कृषि भूमि और सिंचाई का प्रबंधन करने तथा उस क्षेत्र की रक्षा के लिए राजा बने, जो किसानों से उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा करों के माध्यम से लेते थे। इनमें अधिक संसाधनों का जटिल उपयोग हो पाया और मनुष्य की उत्पादक क्षमता भी बढ़ी। विशाल भवन, कलाकृति, नगर, व्यापार आदि को इनके पहचान बने और उनके क्षेत्र का विस्तार लगातार बढ़ता गया। वे विशाल साम्राज्य निर्मित कर पाए, लेकिन साथ ही साथ इन समाजों में आंतरिक असमानताएं भी बढ़ी। ऊंच नीच की भावना हुई, वर्ग विभेद हुआ, जाति भेद हुआ, गुलामी जैसी प्रवृत्ति सामने आई, औरतों को द्वयम दर्जा स्थापित किया गया। मानव इतिहास की अगली महत्वपूर्ण क्रांति आज से लगभग 250 वर्ष शुरू हुई, जिसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। कारखानों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से फैली। कारखानों के लिए कच्चा माल एवं ईंधन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कई गुना बढ़ गया। कारखानों को चलाने के लिए दुनिया के कोने कोने से कच्चा माल मंगाया गया। जो देश 19वीं सदी में औद्योगिकरण कर रहे थे, विश्व के कोने कोने में अपने वैज्ञानिक और भूगोल के वैज्ञानिकों को भेजकर वहां के प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाया और उनके दोहन के लिए मार्ग तैयार किया। इनकी यात्राएं खोजी यात्रा के रूप में प्रसिद्ध है। उन लोगों में यह विचार बना कि प्राकृतिक संपदा उद्योगों के लिए संसाधन है जिनका भरपूर उपयोग करना चाहिए। संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग हमें भरपूर मात्रा में वस्तुएं प्रदान करेगा
और उनसे हमारा जीवन स्तर भी बढ़ सकता है। इससे हम नई नई तकनीक के विकास से संसाधन की कमी को दूर कर पाएंगे। इस उपयोग को सुगम बनाने के लिए एशिया, अफ्रीका और अमेरिका का उपनिवेशीकरण किया गया। समस्या यह थी कि वहां के निवासी कबायली या कृषक समाज के थे और वे अपनी जमीन व जंगल गैर औद्योगिक व गैर व्यापारिक उपयोग करते थे। वे प्रकृति को भोग की वस्तु नहीं मानते थे। कई जगह उन्हें देवी देवता भी मानते थे। यानी जो एक समाज के लिए संसाधन था वह दूसरे समाज के लिए संसाधन नहीं था। ऐसे में दोनों विचारों के बीच में टकराव होना स्वाभाविक था। उद्योगपति जो है जंगल काटकर व्यापारिक फसल उगाना चाहते थे, या जंगलों को व खेतों की जगह को खदान में परिवर्तित करना चाहते थे, या फिर नदियों पर बिजली बनाने के लिए बांध बनाना चाहते थे। लेकिन जो पारंपरिक लोग थे वो अपने पुराने तरीकों से उनका उपयोग करते रहना चाहते थे। यह टकराव आज भी जारी है। 20वीं सदी के मध्य में औद्योगिक अर्थशास्त्री व वैज्ञानिक यही मानते रहे कि प्राकृतिक संसाधन असीम है, उनका जितना दोहन करो उतना अच्छा है, क्योंकि इससे समाज की उत्पादकता क्षमता जो है वो बढ़ेगी। समस्या केवल यह थी कि प्रकृति पर उसका वितरण असमान है, कहीं प्रचुर मात्रा में है तो कहीं पर बिल्कुल ही नहीं है। अतः इस कमी को व्यापार के द्वारा उन्हें सभी देशों को उपलब्ध कराया जा सकता था। लेकिन पिछले 50 वर्षों में पर्यावरण का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने इस विचार पर प्रश्न उठाए। उदाहरण के लिए 1950 के दशक में अमेरिका के कई क्षेत्र में लोगों ने यह पाया कि उनके इलाके में पक्षियों की चहचहाहट सुनाई नहीं दे रही है, न ही वहां पर कीट पतंग और मधुमक्खियों की भुनभुनाहट सुनाई दे रही है। तो उन्होंने इसका कारण पता लगाने की कोशिश की। पता चला कि वे लगातार रासायनिक दवाओं के छिड़काव के कारण खत्म हो गए हैं। 1962 में रचेल कार्सन ने अपनी पुस्तक निस्तब्ध बसंत में लिखा है कि पक्षियों और कीट पतंगों की चुप्पी के पीछे कीटनाशकों का भयावह प्रभाव है, जो मनुष्यों पर भी पड़ रहा है। मनुष्यों के नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले डीडीटी का जहर झीलों में रहने वाली मछलियों के शरीर में पहुंच जाता है। जहर की इस छोटी सी मात्रा से कुछ मछलियां मर जाती है और कुछ जिंदा रह जाती है, किंतु जब उन्हीं मछलियों को इंसान और पक्षी खाते हैं तो उनके भीतर घुली हुई रसायन की मात्रा उनके शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त होती है। रचेल के इस खोज से यह बात स्पष्ट हो गई कि किस प्रकार मनुष्य की क्रियाओं का विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद विश्व के वैज्ञानिकों ने औद्योगिक विकास का प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव पर शोध करने लगे। पर्यावरण वैज्ञानिकों का कहना है कि प्राकृतिक संपदा एक विशाल ताना बाना है, जिसके किसी एक छोटे से अंश को अगर हम हानि पहुंचाते हैं तो पूरे तंत्र पर उसका प्रभाव पड़ता है। प्रकृति का हर हिस्सा, चाहे वह निर्जीव जल, हवा, चट्टान, मिट्टी हो या कीट पतंग, पक्षी, मानव या फसल, सभी जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक पर हो रहे क्रिया से देर सवेर सारे प्रभावित होते हैं। अगर हम कीड़ों को मारने के लिए रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो वह न केवल कीड़ों को मारेंगे, मगर अनाज के माध्यम से वो हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं। और हम उन फसलों को, उसके जो भूसे हैं, उसको जब जानवरों को खाने के लिए देते हैं तो जानवरों के शरीर में भी वो चीज प्रवेश कर जाते हैं। हमारे शरीर में वो धीरे धीरे संचय होते रहता है, इकट्ठा होते रहता है और कैंसर जैसे लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां उत्पन्न कर देती है। अगर हम इन रसायन युक्त औद्योगिक अपशिष्टों को नदी नालों में प्रवाहित करते हैं तो उस पानी में रहने वाली मछलियां व अन्य जीव या उस पानी को पीने वाले जानवर प्रभावित होते हैं और उन्हें खाने वाले मानव प्रभावित होते हैं। इसी तरह हवा में प्रदूषण बढ़ने से या जंगलों के काटने से या खदानों से पर्यावरण प्रभावित होता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमारी धरती के हर तत्व आपस में जुड़े हुए हैं। अब हम देखेंगे कि अपशिष्ट किसे कहते हैं। तो उत्पादन या उपभोग के समय जिन तत्वों को अनुपयोगी समझकर हम फेंक देते हैं, किसी भी वस्तु का
जब हम उपयोग करते हैं उसके बाद उसका जो अंश बच जाता है उसको हम अनुपयोगी समझकर फेंक देते हैं तो वह अपशिष्ट कहलाता है। उदाहरण के लिए हम गन्ना से गन्ने का रस निकालते हैं और बाद में उसकी खोई को फेंक देते हैं। या फिर दूसरा उदाहरण, जब हम बिस्कुट खरीद कर खाते हैं तो बिस्किट खा लेते हैं और प्लास्टिक रेपर जो होता है उसको बेकार समझकर फेंक देते हैं। कारखानों में कच्चे माल का अनुपयोगी हिस्सा या उत्पादन में उपयोग किए गए रसायन युक्त पानी या धुआं जिन्हें बाहर निकाला जाता है वो भी अपशिष्ट है। बहुत से अपशिष्टों का अन्य उपयोग भी किया जा सकता है, जैसे गन्ने की खोई को हम कागज बना सकते हैं या उसे ईंधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार विशेष संयंत्रों से गंदे पानी या धुएं से हानिकारक रसायनों को भी अलग किया जा सकता है। औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया ने इस ताने बाने को पूरी तरह से प्रभावित किया है। पृथ्वी पर प्राकृतिक संपदा असीम नहीं है। इनके अंधाधुंध उपयोग से यह संपदा हमेशा के लिए खत्म होते जा रहा है। आज हम जिस मात्रा में और जिन तरीकों से संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, अगर वह इस संपदा को नष्ट कर देने वाली है। इसी तरीके से अगर हम उसका उपयोग करते रहे प्राकृतिक संसाधनों का तो संसाधन नष्ट हो जाएंगे। नदियां नालों में बदल रही है, भूमि और वायु प्रदूषित हो रही है। आने वाले वर्षों में इसके गंभीर परिणाम हमारे सामने होने वाले हैं। अब हम देखेंगे प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में उन्हीं चीजों को रखा जाता है जिनके बनाने में मानव का कोई भी योगदान नहीं है। वह केवल उन्हें अपने प्राकृतिक संदर्भ से अलग कर सकता है। उदाहरण के लिए जंगल से काट कर लाए गए लकड़ी को हम प्राकृतिक संसाधन मान सकते हैं, मगर कपास जिसे मानव उगाता है उसको हम प्राकृतिक संसाधन नहीं कर सकते। इसी तरह हम धरती के भीतर से निकाले गए लौह अयस्क को प्राकृतिक संसाधन मानेंगे, उसका मौलिक रूप में है, मगर उसी अयस्क को मानव द्वारा निर्मित जब इस्पात बनाया जाता है तो हम उसको प्राकृतिक संसाधन नहीं कहते। तो प्राकृतिक संसाधन को अलग अलग तरीकों में वर्गीकृत किया जाता है। जो संसाधन जीवों पर आधारित होते हैं उन्हें जैविक संसाधन कहते हैं, जैसे लकड़ी है, मछली है आदि। कोयला और खनिज तेल को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि वे मृत जीवों से बनते हैं। दूसरी ओर जो निर्जीव भौतिक संसाधन है जैसे भूमि, वायु, जल, धात्विक खनिज आदि को हम अजैविक संसाधन कहते हैं। संसाधनों को हम एक और आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं कि ये संसाधन प्रकृति में लगातार बनाए जाते हैं या नहीं। तो जो संसाधन प्रकृति पर प्राकृतिक तौर से बनते रहते हैं उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, और जो प्रकृति में सीमित रूप से उपलब्ध है और आसानी से नहीं बना सकते उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन का मतलब है कि वो प्रकृति में बनते और बिगड़ते रहते हैं, उसका फिर से पुनः निर्माण होते रहता है। तो नवीकरणीय संसाधन वे है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा नवीकृत होते रहते हैं। ये पृथ्वी पर सतत रूप में विद्यमान होते हैं, जैसे वायु है, जल है, वन है, पशु है इत्यादि। यदि मनुष्य इनकी नवीकरण की प्रक्रिया में बाधा न डाले और उनका एक सीमा के अंदर उपयोग करे तो वे सतत उपलब्ध रहेंगे। इनके उपयोग की एक सीमा है। इस सीमा के बाद अथवा गलत उपयोग करने से संसाधनों का बिगड़ना शुरू हो जाता है और उनके नवीकरण पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए जल पृथ्वी पर सतत मात्रा में विद्यमान है। सागरों से जल वाष्पीकृत होकर जल वाष्प बनता है जो संघनित होकर वर्षा के रूप में महाद्वीपों को प्राप्त होती है। बच्चों यहाँ पर देखिए, जल गर्म होकर वाष्प बनकर उड़ जाता है। सूरज की किरण प्रतिदिन धरती पर पड़ती है, सागर पर पड़ती है, पानी गर्म होता है, वाष्प बनकर आकाश में उड़ जाता है।
तो प्रकृति से जल गायब होकर आकाश में उड़ गया। ठीक है, इस जल की पूर्ति के लिए संघनन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। संघनन की क्रिया में जो गैसीय जल है वो फिर से जल में बन जाता है। इसका कारण ये होता है कि हम जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 अंश सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो जल के बारे में बताया गया है कि जल का जो सतत वाष्पीकरण के माध्यम से जल व वाष्प बनकर आकाश में उड़ गया। प्रति 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1 अंश सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। तापमान कम होने के कारण नीचे का गर्म जल और ऊपर की ठंडी जल दोनों मिलकर आपस में संघनन की क्रिया करते हैं। संघनन की क्रिया के परिणाम स्वरूप संघनन की क्रिया में ये होता है कि जो गैसीय जल है वो जल वाष्प में का जो गैसीय जल है जल वाष्प है वो जल कण में बदल जाएगा। नीचे से जल वाष्प बनकर गया है वो ऊपर जाने के बाद में संघनन की क्रिया के द्वारा जल वाष्प जल कण में परिवर्तित हो जाता है और जो जल की बूंद है वो भारी होती है, उसको वायुमंडल पर्यावरण वहन नहीं कर पाता। इस कारण पानी की बूंद के रूप में वो धरातल पर फिर से आता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो जल है पृथ्वी पर सतत विद्यमान रहता है। सागरों से जल वाष्पीकृत होकर जल वाष्प बनता है जो संघनन होकर वर्षा के रूप में महाद्वीपों को प्राप्त होता है। वर्षा जल का कुछ भाग भूमि में रिसकर भूजल बनता है और शेष भाग जो है नदियों से बहकर पुनः सागर में चला जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है और जल जो नवीकृत होते रहता है। हम इन प्रक्रियाओं में कई अवरोध पैदा करते हैं या गलत उपयोग करके उनको प्रभावित करते हैं। इसे नवीकरणीय प्रक्रियाएं जो वो प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए यदि पृथ्वी पर वन कम हो जाए, पेड़ पौधों का आवरण कम हो जाए तो वर्षा के जल को भूमि में रिसने का मौका नहीं मिलेगा। भूजल का स्तर रिचार्ज प्रभावित होगा, कुएं व नलकूप सूखने लगेंगे। धीरे धीरे नदियों में गंदा पानी बहाया जाता है। यदि यह कम मात्रा में हो, जो पानी हम गंदा करके नदियों में बहा रहे हैं, तो यह अगर प्रदूषण का जो गंदा पानी है वो कम मात्रा में है तो बहता हुआ जल जो है उसमें मौजूद जीव को साफ करने की क्षमता रखता है। परंतु जो गंदगी है, आज अत्यधिक मात्रा में हम कचरा डाल रहे हैं और बांध व सिंचाई के कारण नदियों में पानी का बहाव भी कम होता जा रहा है। इन कारणों से नदियां अपने आप को साफ नहीं कर पा रही है। देखते देखते जो है नदियां गंदे नालों में बदल जाती है। यदि हमें इस प्रदूषण को रोकना है तो हमें कचरों का अन्य उपयोग करना चाहिए। जैसे खाद बनाने के लिए हम उस कचरे का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ पानी को साफ करके बगीचों में उपयोग करने के लिए पानी का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ उद्योगों द्वारा निकाले जाने वाले जो कचरे हैं उसको पुनः रिसाइकल करके उपयोग कर सकते हैं। नदी में पानी की मात्रा को बढ़ाई जाए ताकि वे जीवित रह पाए और प्राकृतिक नवीनीकरण की प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहे। अतः यह आवश्यक है कि इन संसाधनों का उपयोग उसके नवीकरण के चक्र को ध्यान में रखकर करें तो बेहतर है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हम जितने संसाधन का उपयोग कर रहे हैं वे उतने नवीकृत हो पाए। इस प्रकार यदि किसी क्षेत्र में भूमिगत जल का दोहन या उपयोग उनके रिचार्ज से ज्यादा है तो भूमिगत जल का स्तर कम होगा। अब हम देखेंगे अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे है जो पृथ्वी पर एक सीमित मात्रा में उपलब्ध है। उसका उपयोग करने के बाद उसका भंडार कम हो जाता है। वे अपने आप में नवीकृत नहीं हो पाते, जैसे लोहा, कोयला, खनिज इत्यादि। तो उदाहरण के लिए धात्विक खनिजों में एक बार धातु बना दी जाए तो खनिज कम हो जाएंगे। यदि हम इनके खनिज भंडार नहीं मिले तो ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा जब सारे भंडार समाप्त हो जाएंगे। आज भी कई खदानें बंद हो चुकी है क्योंकि उन खदानों के खनिज समाप्त हो चुके हैं। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ का दल्ली राजहरा का लौह अयस्क खदान आज बंद के कगार पर है। तो कच्चे माल के प्रयोग की जो वर्तमान दर पर हम देखे जारी है तो ये जो भंडार कितने वर्ष चलेंगे, विश्व भर में ये भंडार लगभग 53 वर्षों के बाद समाप्त हो जाएंगे। भारत खनिज तेल के आयात पर निर्भर है क्योंकि यहाँ के जो तेल भंडार है वो पर्याप्त नहीं है। जैसे जैसे भंडार कम होंगे वैसे वैसे इसके भाव बढ़ेंगे और भारत पर इसका विपरीत असर भी पड़ेगा।
यहां तक कि तेल की कीमतें बढ़ती है तो प्रत्येक व्यक्ति पर उसका भार बढ़ता है। अतः बुद्धिजीवी इसी प्रयास में है कि हम इन अनवीकरणीय संसाधनों का उपयोग कम करें, यथासंभव उन्हें जरूरत पड़ने पर ही उपयोग करें और विकल्पों की तलाश जारी रखें। उदाहरण के लिए खनिज तेल आधारित उद्योग की जगह में हम सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग बढ़ा सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश जिसके पास खनिज भंडार तो कम है, लेकिन वे अन्य सैन्य व आर्थिक शक्ति के बल पर दूसरे देश के संसाधन पर नियंत्रण करना चाहते हैं। इस नीति का परिणाम युद्ध और तबाही के रूप में हमको सामने देखने को मिलती है। कुछ अनवीकरणीय संसाधन के लिए उसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है, जैसे बॉक्साइट से एल्यूमिनियम एवं एल्यूमिनियम से बर्तन बनाया जा सकता है। इसमें बॉक्साइट का तो पुनः नहीं बनाया जा सकता, परंतु एल्यूमिनियम को गलाकर पुनः उपयोग किया जा सकता है। अब हम देखेंगे संसाधन और विकास। तो प्राकृतिक संसाधन विकास का मूल आधार है। कृषि, खनन, निर्माण तथा ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन बढ़े और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र भी विभिन्न स्तरों पर प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर होते हैं। इन संसाधनों को उपलब्ध कराने की पर्यावरण की क्षमता को ही पर्यावरणीय स्रोत प्रकार्य कहा जाता है। ये कार्य उस समय शिथिल हो जाते हैं जब संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो जाता है या प्रदूषण संसाधनों को बिगाड़ देता है। अगर हम अनवीकरणीय संसाधनों का नियंत्रित उपयोग न करें या नदी नालों व हवा का प्रदूषण न रोके तो जल्द ही विकास के लिए संसाधन नहीं मिलेगा और विकास में रुकावट आ जाएगी। हमें विकास का ऐसा मार्ग अपनाना होगा जो प्राकृतिक संसाधनों को लंबे समय तक के लिए स्वस्थ स्थिति में रखे। विकास और खुशहाली को लंबे समय के लिए अर्थात टिकाऊ बनाए रखे। इसी को हम टिकाऊ विकास या टिकाऊ खुशहाली कहते हैं। हम अपने पर्यावरण को बेहतर समझे तो हमारे विकास के लिए टिकाऊ प्रबंधन भी हम कर सकते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिकों ने इसके लिए पर्यावरण की शुद्धिकरण क्षमता या सिंक कैपेसिटी की अवधारणा भी विकसित की है। पर्यावरण में इतनी क्षमता होती है कि एक सीमा तक प्रदूषण किया जाए तो वह उसे अपने आप में समाहित करके हानि रहित कर सकती है। उदाहरण के लिए अगर हम बहती हुई नदियों में घरेलू कचरा बहाते हैं तो नदी के जीव जंतु उन्हें अपना भोजन बना करके पचा लेते हैं और फिर से पानी उपयोग करने के योग्य हो जाता है। अगर हम अत्यधिक मात्रा में नदी की क्षमता से अधिक गंदगी हम नदियों में प्रवाहित करते हैं तो साफ पानी वाली नदी जो है वो गंदी नाला बन जाता है, गंदा नाला बन जाता है। आज हम नदियों में कई ऐसे तत्व डालते हैं जिसे पचाने की क्षमता नदी में नहीं है। उदाहरण के लिए साबुन के अपशिष्ट ये पानी में बने रहते हैं और अंत में समुद्र में जाकर मिल जाते हैं और धीरे धीरे समुद्री जल को प्रदूषित करते हैं। गांव में लकड़ी से जलने वाले चूल्हे और फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं की तुलना करें तो चूल्हे से निकलने वाला धुआं उसकी मात्रा नवीकृत होने की क्षमता से कम होती है, किंतु फैक्ट्री से अधिक एवं निरंतर धुआं निकलते रहता है जो नवीकृत होने की क्षमता से बहुत अधिक है। इससे वायु प्रदूषित हो जाएगी। इसका अर्थ यह है कि फैक्ट्री में जो वायु निरंतर निकलते रहती है वो पर्यावरण को प्रदूषित करती है। यदि पर्यावरण से नवीकृत सीमा तक ही धुआं निकले तो वायु प्रदूषित नहीं होगी। अब हम देखेंगे संसाधन प्रबंधन। तो संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को सुनियोजित कर इसका प्रबंधन करना होगा, जिससे वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति भी हो और भविष्य के लिए उसको संरक्षित भी किया जा सके और पारिस्थितिकीय संतुलन भी बना रहे। इसके लिए हमको कुछ उपाय करने होंगे। जैसे पहला हमको
संसाधनों के प्रबंधन के रूप में वैकल्पिक संसाधनों पर हमको जोर देना होगा। तो पहला, जिन संसाधनों से प्रदूषण अधिक होता है उनके वैकल्पिक संसाधनों पर हमको जोर देना है। जैसे जहां जहां संभव हो सके कोयले का उपयोग न करके हमको प्राकृतिक गैस का उपयोग करना चाहिए। लंबे समय के लिए ऊर्जा के स्रोत हेतु हमको सौर ऊर्जा एवं पवन शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। इसके लिए प्रोत्साहन और व्यवस्था बनाए जाने की जरूरत है। दूसरा, संसाधनों का नवीकरण करना। तो संसाधन का नवीकरण करने के लिए पर्यावरण संबंधित कई नियम और मापदंड बनाए जाने चाहिए। जैसे कचरे को अलग अलग करके उसका पुनर्चक्रण करना, उद्योगों पर अनिवार्य रूप से प्रदूषक नियंत्रण यंत्र पर सख्ती से पालन करना, अलग अलग क्षेत्र के अनुसार सरकार द्वारा सार्वजनिक वेस्ट ट्रीटमेंट संयंत्र लगाना, विशेष प्रदूषक पदार्थों की जांच करना और उन पर कड़ा नियंत्रण रखना। ये सारी चीजें जो है वो संसाधनों का नवीकरण के माध्यम से हम संसाधन प्रबंधन कर सकते हैं। तीसरा, संसाधनों का समुचित उपयोग करना है। आज जिस प्रकार भौतिक संसाधनों को प्राप्त करने की होड़ मची हुई है, इससे संसाधन का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। जिस प्रकार कुछ लोग जरूरत से ज्यादा संसाधन का उपयोग करके अपना जीवन यापन करते हैं, उसी प्रकार सभी मनुष्य यदि इस तरह से करने लगे तो पृथ्वी की इस जनसंख्या की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए हमको 4 पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी। इसी विषय पर महात्मा गांधी जी ने कहा था, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक के लालच की संतुष्टि के लिए अपर्याप्त है। अब हम देखेंगे इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। तो इंदिरा गांधी नहर जो है पंजाब में हरिके बांध से निकलकर थार मरुस्थल होते हुए पाकिस्तान की सीमा के समानांतर प्रवाहित होती है। इसके प्रमुख नहरों की लंबाई लगभग 650 किलोमीटर है, जबकि इसके सभी उपनहरों को मिलाकर इसकी कुल लंबाई 9,700 किलोमीटर 60 किलोमीटर। तो हम देखते हैं कि जो नहर है इंदिरा गांधी नहर, मुख्य नहर की लंबाई 650 किलोमीटर, उपनहरों को मिलाकर इसकी कुल लंबाई 9,060 किलोमीटर। तो इसके द्वारा जो प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र है वो 20 लाख हेक्टेयर है और इसको जो है हम इसी का इंदिरा गांधी नहर का कमान क्षेत्र कहा जाता है। यह थार मरुस्थल का क्षेत्र है जहां एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाने वाले रेत के टीले पाए जाते हैं। मरुस्थली क्षेत्र है, तापमान उच्च रहता है। मरुस्थली क्षेत्र होने के कारण वनस्पतियां नगण्य हैं, हवा गर्म होती है, गर्म हवा के द्वारा मिट्टी का कटाव अधिक होता है। गर्मी में यहाँ तापमान 50 अंश सेल्सियस तक हो जाता है। औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा 10 मिलीमीटर से भी कम होती है। अब यहाँ पर क्या क्या विकास कार्य किए गए हैं, तो यहाँ पर 2 चरणों में विकास कार्य की बात की गई है। तो प्रथम चरण के अंतर्गत कमान क्षेत्र में सिंचाई जो है 1960 से प्रारंभ हुआ था, जबकि दूसरे चरण में की शुरुआत यहाँ पर 1980 से हुई। इस नहर से जो मरु क्षेत्र था, मरुस्थल, वो हरा भरा और नम हो गया, जिसके कारण मिट्टी का कटाव कम हो गया और जो वनीकरण और चारागांव का विकास हुआ। सिंचाई की गहनता का प्रभाव यह है कि इन क्षेत्रों में कभी चना, बाजरा और ज्वार की खेती होती थी, वहां पर अब गेहूं, कपास और मूंगफली की खेती होने लगी है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हमको देखने को मिले हैं। सघन सिंचाई के कारण और जल के अत्यधिक प्रयोग के कारण यहाँ पर जल भराव एवं मृदा लवणता की समस्या भी सामने आई है। तो बच्चों, आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी यह क्लास पसंद आई होगी।
इसे लाइक करें और सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।